चलो। जब उन्होंने सामने ट्रेजर पवेलियन को देखा, जो काउंटलेस सिल्वर थंडर बोल्ट से बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट हो रहा था, तो चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों के अंदर एक्साइटमेंट की चमक दिखने लगी। खासकर डू की फेई। उसे पता था कि ट्रेजर पवेलियन के अंदर क्या हो रहा है और वो अपने सीक्रेट्स को समझना चाहती थी। ओपन। डुआंटी एंड होंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुरंत ही सिल्वर थंडर की रेज जो ट्रेजर पवेलियन को घेर रही थी, उनके नीचे एक लाइट डोर अपीयर हो गया, जो सबको अंदर जाने के लिए काफी था। क्रैश। ये देखते ही चारों बिना किसी हेजिटेशन के अंदर स्टेप कर गए। मुझे उम्मीद है ये छोटे लोग कुछ चांस पालेंगे। मुझे भी अंदर जाना चाहिए और शाओ यान का वेट करना चाहिए ताकि वो मेरी ईविल पावर को एक्सरसाइज कर सके। डुआन टिएनहोंग की आवाज़ घिरते ही उसका फिगर भी ट्रेजर पवेलियन के अंदर मर्ज हो गया। शायद डुआन टिएनहोंग ने भी नहीं सोचा था कि ये सिंपल सा रिवॉर्ड सेरेमनी एक्चुअली वैली मास्टर के बॉडी में छुपे डार्क डिजीज को क्योर कर देगी और उनकी पूरी प्लान को तोड़ देगी। कितनी मिस्टीरियस जगह है। शाओ यान जैसे ही ट्रेजर पवेलियन के अंदर आया, वो तुरंत बाकी लोगों से अलग हो गया। यहाँ के कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस देखकर उसका सर दर्द करने लगा। चलो पहले थोड़ा इधर उधर देखते हैं। ये सिर्फ बॉटम लेयर है, इसलिए यहाँ के ट्रेजर्स ज़्यादा प्रेशस नहीं होंगे, शाओ यान ने सोचा। ये कहकर वो एक पैसेज की तरफ चल दिया। थंडर साउंड एक साउंड वेव फाइटिंग स्किल है। ये थंडर पावर को यूज करके एक पावरफुल साउंड वेव बना सकती है जो एनिमी पर अटैक करती है, और अगर अपोनेंट वीक हो तो एक ही हिट में उसे मार भी सकती है। रैंक सेम लेवल पर, इमॉर्टल रैंक इंटरमीडिएट। कुछ ही स्टेप्स चलने के बाद शाओ यान को एक लाइट कर्टन दिखाई दिया। क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो उसके पास गया और उस लाइट कर्टन पर छोटे छोटे वर्ड्स अपीयर हो गए। पूरा ट्रेजर पवेलियन एक स्क्वायर लॉफ्ट के शेप में बना हुआ था। छोटे बड़े पैसेजेस के अंदर कुछ संकन स्पॉट्स थे जहां लाइट चमक रही थी। इन लाइट्स के अंदर ही ट्रेजर स्टोर किए गए थे। ये लाइट्स देखने में सिंपल लगती थीं, लेकिन इनका प्रोटेक्टिव पावर इतना स्ट्रांग था कि शाओ यान की करंट स्ट्रेंथ से भी शायद शॉर्ट टाइम में ब्रेक नहीं किया जा सकता था। ये सोनिक फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका रैंक बहुत लो है। शाओ यान मुस्कुराया और फिर सर हिलाया। आखिरकार ये अपर प्लेन था। यहाँ लो लेवल फाइटिंग स्किल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फाइटिंग स्किल्स की पावर डायरेक्टली बैटल के आउटकम को अफेक्ट करती है, इसलिए इसमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। लिटिल गाय, जब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए तब मुझे ढूंढ लेना। मैं ट्रेजर पवेलियन के अपर लेवल पर तुम्हारा वेट करूंगा। अचानक एक पावरफुल सोल फोर्स शाओ यान के माइंड में एंटर हुई। ये आदमी। शाओ यान बिना गेस किए ही समझ गया कि ये डुआन टिएनहोंग की आवाज़ है, लेकिन उसे हैरानी हुई कि डुआन टिएनहोंग की सोल पावर एक्चुअली फेरी रेलम तक पहुंच गई थी। अगर ऐसा है तो सीधा अपर फ्लोर्स पर चलते हैं, शायद असली ट्रेजर्स ऊपर होंगे। शाओ यान ने ऊपर की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल किया। पूरा ट्रेजर पवेलियन सील्ड था। हर फ्लोर के बीच एक पावरफुल फोर्स बैरियर था जो सबको सेपरेट करता था। शाओ यान ने अपनी सोल पावर से प्रोब करने की कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गया। रई दान, इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड ज़ुअन रैंक पिल। इसे लेने के बाद थंडर एट्रीब्यूट पावर हाउसेस की थंडर एट्रीब्यूट डऊ ची पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो कल्टिवेशन और ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करते वक्त बहुत हेल्पफुल होता है। शाओ यान को नहीं पता था ट्रेजर पवेलियन में कितने फ्लोर्स हैं, इसलिए वो बस हेल्पलेसली आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग स्किल्स और मेडिसिन पिल्स देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका लेवल उसके लिए लो था। मूगे और जौमी की औरा थोड़ी आगे है। 100 लीटर की आवाज़ फिर सुनाई दी। ये दोनों। शाओ यान जब इस फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा मूगे और जौमी दोनों अलग अलग लाइट के सामने खड़े थे। क्लियरली उन्हें अपने अपने ट्रेजर्स मिल चुके थे। शाओ यान, तुम्हें अभी तक नहीं मिला? फ्लोर के एंड पर डू की फई सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ी होकर दूर से शाओ यान को देख रही थी। अभी तक नहीं। शाओ यान ने हेल्पलेसली सर हिलाया, लेकिन उसने महसूस किया कि डू की फई के पीछे जो लाइट थी वो किसी और जगह तक जा रही थी। अगर ऐसा है तो मेरे साथ आओ। डू की फई ने जैसे कोई डिसीजन ले लिया। उसने अपने सिल्वर टीथ को हल्का सा बाइट किया और सीधा उस लाइट के अंदर डिसअपियर हो गई। चलो। शाओ यान की स्पीड तुरंत बढ़ गई और वो उसके पीछे चला गया, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। अब शाओ यान के पास अटैक और डिफेंस के काफ़ी मेथड्स थे, लेकिन उसके पास मूवमेंट फाइटिंग स्किल की कमी थी, और मूवमेंट फाइटिंग स्किल्स काफ़ी रेयर होती हैं, इसलिए उसे अभी तक कोई सूटेबल टेक्निक नहीं मिली थी। एक आवाज़ के साथ दोनों जैसे पानी की दुनिया को क्रॉस करते हुए एक और स्पेस में एंटर हुए। फॉर्जिंग वैली मास्टर। शाओ यान अभी इस जगह को देख भी नहीं पाया था कि उसने सामने डुआन टिएनहोंग का फिगर देख लिया और हैरानी से बोल पड़ा।
ये जगह ट्रेजर पवेलियन के बिल्कुल टॉप पर थी। ये एक ह्यूज हॉल था जहां काउंटलेस बुकशेल्व्स लगे हुए थे। पूरी जगह एक स्टडी रूम की तरह लग रही थी। तुम्हारी नज़र काफ़ी हाई है लिटिल गाय। ट्रेजर पवेलियन में इतनी फाइटिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन एक भी तुम्हें सूट नहीं करती। शाओ यान के एम्प्टी हैंड्स देखकर डुआन टियनहोंग हेल्पलेसली मुस्कुराया। फॉर्जिंग वैली मास्टर, इसमें मेरी गलती नहीं है। ट्रेजर पवेलियन में ट्रेजर्स तो बहुत हैं, लेकिन जो मुझे सूट करे ऐसी चीज़ें बहुत कम हैं। शाओ यान ने सर हिलाया। मैंने तुम पर एक फेवर ओ किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधा कह दो। मुझे सबसे ज़्यादा एक मूवमेंट फाइटिंग स्किल चाहिए, शाओ यान ने सीधा जवाब दिया। मूवमेंट फाइटिंग स्किल। ये सुनते ही वैली मास्टर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और बुकशेल्फ के टॉप पर रखा एक रेड स्क्रोल तुरंत उसके हाथ में आ गया। जैसे ही रेड स्क्रोल अपीयर हुआ, उसके आसपास पियर्सिंग थंडर की आवाज़ गूंजने लगी। क्लियरली ये कोई लो लेवल टेक्निक नहीं थी। ये हमारे फॉर्जिंग स्वॉर्ड थंडर वैली की टॉप मार्शल आर्ट्स फाइटिंग स्किल है। तुम फायर एट्रीब्यूट के हो, लेकिन होली फ्लेम के ब्लेसिंग के साथ तुम्हारी पावर कम नहीं होगी। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक का मेन कॉन्सेप्ट है अपनी थंडर एट्रीब्यूट फाइटिंग ची को कंप्रेस करके एक टेरिफाइंग बर्स्ट स्पीड क्रिएट करना। स्पीड डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। जितनी स्ट्रांग तुम्हारी डाउची होगी, उतनी ही टेरिफाइंग स्पीड तुम जनरेट कर पाओगे। सेम रैंक पर होली रैंक हाई लेवल। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन शाओ यारी को बहुत खुश कर दिया। शाओ यान की इंटेलिजेंस से वो समझ गया कि अगर वो इस टेक्निक को लर्न कर ले तो अपनी फायर एट्रीब्यूट डाउची को भी कंप्रेस करके टेरिफाइंग स्पीड जनरेट कर सकता है। मुझे एग्जैक्टली इसी तरह की फाइटिंग स्किल चाहिए थी। शाओ यान ने स्क्रोल को ध्यान से चेक किया। उसमें ट्रेनिंग मेथड पूरी तरह से रिकॉर्डेड था, इसलिए उसने आराम से उसे स्टोर कर लिया। अब जब तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है तो अब काम शुरू करते हैं। डुआन टियनहोंग ने कनिंग स्माइल के साथ शाओ यान को देखा। शाओ यान भी बिल्कुल फियरलेस था। वो भी देखना चाहता था कि उसकी होली फ्लेम क्या सच में एलियन रेस की इविल पावर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1332, रीइंकार्नेटर। फोर्जिंग वैली मास्टर, अब मैं आपको एक्सरसाइज कर देता हूं। शाओ यान ने सामने खड़े दयालु फोर्जिंग वैली मास्टर को देखकर धीरे से कहा। शुरुआत में शाओ यान खुद भी ब्लड डीमन ऑनवॉय के द्वारा कुछ ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी से इन्फेक्टेड हो गया था। उस तरह की टॉर्चर, चाहे शाओ यान के पास होली फ्लेम ही क्यों ना हो, फिर भी काफ़ी पेनफुल थी। इसलिए शाओ यान को पता था कि वो दर्द कितना बुरा होता है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले मेफेयर के बॉडी से उस चीज़ को हटा देते हैं। डुआन टियनहोंग ने मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए अपनी बेटी की सेफ्टी उसकी खुद की सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। डुआन की फेई? शाओ यान ये सुनकर धीरे से अपनी नज़र दू की फे पर डाली। लेकिन इस वक्त दू की फे बिल्कुल बेजान सी खड़ी थी। उसकी आंखें स्टडी के ऊपर आसमान की तरफ टिकी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या देख रही हो। उसकी भौहों के बीच कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। फोर्जिंग वैली मास्टर, फेई को क्या हो रहा है? शाओ यान ने ये सीन पहली बार देखा था, इसलिए वो पूछे बिना नहीं रह सका। शाओ यान, क्या तुम इंसान हो? अगले ही पल शाओ यान ज्यादा सोचा नहीं और हल्का सा सिर हिला दिया। डुआन टियनहोंग ने उसकी इतनी मदद की थी, इसलिए सच बोलने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है और वो होली फ्लेम फायर हार्ट तियानियान है, तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम गोस्ट वर्ल्ड के असली रेजिडेंट नहीं हो। और जब तुम इंसान हो तो फेई की बात भी तुम्हें बताई जा सकती है। डुआन टियनहोंग की आवाज में थकान और पुरानी यादों का बोझ था, जिसने शाओ यान को हिला दिया। सीनियर, आप? शाओ यान को कुछ समझ आने लगा था और वो बोलने लगा। चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूं, और ये तोको भी नहीं। बस मेफेयर की आइडेंटिटी थोड़ी स्पेशल है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डुआन टियनहोंग ने कहा। फे की असली आइडेंटिटी क्या है? अब तक शाओ यान भी दो की फे के बैकग्राउंड को लेकर काफी क्यूरियस हो चुका था। ये ट्रेजर पेविलियन की सबसे ऊपर वाली सेकंड फ्लोर है। उसके सारे सीक्रेट्स फर्स्ट फ्लोर पर हैं। चलो ऊपर चलते हैं, वहां तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये कहकर डुआन टियनहोंग ने हल्का सा सिल्वर थंडर दो की फे का राउंड लपेट दिया और तीनों सीधा स्टडी से गायब होकर ट्रेजर पेविलियन की टॉप की तरफ बढ़ गए। ट्रेजर पेविलियन के बिल्कुल टॉप पर कोई ट्रेजर नहीं था। वहां एक स्पेशल जगह थी जो पूरी तरह से थंडर से घिरी हुई थी। इस वक्त वहां 3 लोग खड़े थे, डुआन टियनहोंग, शाओ यान और दू की फेई। ये हमारे फोजिंग नाइफ थंडर वैली का फॉरबिडन एरिया है। पूरी वैली में सिर्फ मुझे और मेफेयर की माँ को ही इसके बारे में पता था, और मेफेयर की माँ जल्दी चली गई, इसलिए ये जगह आज इस हाल में है। डुआन टियनहोंग ने कहा। तीनों थंडर के बाहर खड़े थे। उनके सामने थंडर की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसे देखकर ही बेचैनी महसूस हो रही थी। अंदर कुछ है। शाओ यान ने थंडर के अंदर ध्यान से देखा, लेकिन वो कुछ क्लियरली नहीं देख पाया।
जब उसने सोल पावर यूज की तो वो तुरंत ही थंडर ने निगल ली। मुझे उम्मीद है तुम पैनिक नहीं करोगे। मेफेयर का सीक्रेट इसी के अंदर है। मेरे साथ आओ। दुअन टिएनहोंग ने दू की फेई का हाथ पकड़ा और अपने सिल्वर गोल्ड क्लोक और सिल्वर आर्मर की प्रोटेक्शन में उन्हें थंडर के अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद तीनों थंडर के कोर तक पहुंच गए। ये कैसे मुमकिन है? थंडर के कोर में एंटर करते ही शाओयान की आंखें शौक से सिकुड़ गई। उसके दिल में डेथ का डर भर गया। होली फ्लेम का हार्ट तेज धड़कने लगा और उसकी क्लैन लाइंस भी जैसे बाहर निकलने वाली थीं। उसकी नज़र के सामने चारों तरफ डैजलिंग सिल्वर थंडर था। उस थंडर की पावर आसानी से उसे मिटा सकती थी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ ये नहीं थी। उनके सामने एक सर्कुलर स्टोन प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म पर हर साइज के मिस्टीरियस रून्स बने हुए थे। उन रून्स से एक सीलिंग पावर निकल रही थी जो सब कुछ इम्प्रिजन कर रही थी। प्लेटफॉर्म के बीच में एक सिल्वर थंडर का मास हल्का सा हिल रहा था। उस थंडर के ऊपर सिल्वर लाइंस बनी हुई थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो बिल्कुल दू की फेई के फोरहेड पर हिलने वाली लाइंस जैसी थी। लग रहा था कि कोई पावरफुल रिस्ट्रिक्शन उस थंडर को स्टोन प्लेटफॉर्म पर बांधे हुए है। फिर भी उसकी ऑरा इतनी डोमिनेटिंग थी कि आसमान और जमीन दोनों उससे डरते थे। ये रीइंकार्नेशन की फ्लक्चुएशन है। इसी वक्त सोल ईटर ने शाओयान के अंदर से कहा, फेर, वो एक रीइंकार्नेटर है। दुअन टिएनहोंग ने शाओयान के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखते हुए कमजोर आवाज में कहा, तो सच में एक रीइंकार्नेटर? शाओयान ने यह सुनकर अपने दिल का बोझ हल्का होता महसूस किया। रीइंकार्नेशन, ये बस दो सिंपल शब्द थे, लेकिन जिसका भी इन दोनों से रिलेशन होता है वो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड का टॉप सुप्रीम पावरफुल होता है। शाओयान, तुम सेंट फ्लेम के कंट्रोलर हो। शायद तुम्हें रीइंकार्नेशन के बारे में पता होगा। जानता हूं, रीइंकार्नेशन, आंटियन टाइम्स के सुप्रीम एक्सपर्ट्स जब मर जाते हैं तो वो एक स्पेशल मेथड छोड़ जाते हैं। वो अपनी पावर को रीइंकार्नेट करके किसी इंसान के बॉडी में सील कर देते हैं। फिर वक्त आने पर वो पावर और मेमोरीज ग्रेजुअली अवेकन होती हैं ताकि वो सुप्रीम पावर वापस आए और ह्यूमैनिटी को फॉरेन इविल रेसेस के अगेंस्ट डिफेंड करने में मदद करे। शाओयान ने हेल्पलेस टोन में कहा। जब मेफेयर पैदा हुई थी तब स्टोन प्लेटफॉर्म में सील थंडर पावर उसके फोरहेड पर अपीयर हो गई थी। जैसे जैसे उसकी एज और स्ट्रेंथ बढ़ती गई, डोसेन लेवल पर पहुंचने के बाद वो इस पावर से कम्युनिकेट करने लगी। जब भी वो रीइंकार्नेशन पावर अवेकन करती थी वो बिल्कुल दूसरी इंसान बन जाती थी। उसकी ऑरा और पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती थी। उसके बाद उस पावर को रोकने के लिए मैंने और उसकी माँ ने सब कुछ खो दिया। उसकी माँ ने को अपनी जान तक दे दी और फोर्सफुली रीइंकार्नेशन टोकन को निकाल दिया। अब ये टोकन यहाँ सील्ड है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ लिमिटेड है और रीइंकार्नेशन टोकन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा चलता रहा तो सील टूट जाएगी, और अगर रीइंकार्नेशन टोकन वापस फे के पास चला गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक पेरेंट होने के नाते हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी बेटी की लाइफ नॉर्मल हो। दुनिया बचाने का मिशन बहुत हैवी है और ये एक लड़की पर नहीं आना चाहिए। इसलिए शाओयान, मैं तुमसे एक बाप की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, इस रीइंकार्नेशन टोकन को ले लो और एक्सेप्ट कर लो। तुम होली फ्लेम के मास्टर हो। अगर तुम्हें रीइंकार्नेशन टोकन का ब्लेसिंग मिल गया तो फ्यूचर में तुम भी एक रीइंकार्नेटर बन सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग हो जाएगी। ये कहकर दुअन टिएनहोंग थंडर के बीच में घुटनों पर बैठ गया और शाओयान से भीख मांगने लगा। कौन सोच सकता था कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड एक 2 स्टार डोसेन के सामने इतना झुक जाएगा। फोर्जिंग वैली मास्टर, मैं आपका इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कृपया उठ जाइए। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट में मेरी मदद मुमकिन नहीं है। क्यों? दुअन टिएनहोंग ने पूछा। उसके दिल में गुस्सा भी उठने लगा। रीइंकार्नेशन और रीइंकार्नेशन टोकन अलग चीजें नहीं हैं। अगर आप टोकन को निकाल भी दें तो भी कोई और उस रीइंकार्नेटर की आइडेंटिटी नहीं ले सकता, क्योंकि सूनर और लेटर रीइंकार्नेशन टोकन हमेशा उस रीइंकार्नेटर की सारी मेमोरीज और स्ट्रेंथ को अवेकन कर ही देगा। शाओयान ने दू की फे को देखा, जो अभी भी बेजान सी खड़ी थी। अब जाकर शाओयान को समझ आया कि ये लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उसके कंधों पर कितना बड़ा मिशन छिपा हुआ था। रियली क्या कोई और तरीका नहीं है? डुआन तियानहोंग की बात सुनते ही डुआन तियानहोंग की आंखें लाल हो गई। फेयर अब उसके लिए सब कुछ थी। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो शायद उसके लिए चैन से सोना भी मुश्किल हो जाएगा। शायद नहीं। रीइंकार्नेटर एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के पीक पावर हाउसेस के गिरने के बाद प्लांट की जाती है, और ये थंडर की पावर शायद उस पावर हाउस का छोड़ा हुआ रीइंकार्नेशन टोकन है। इन दोनों के होने से मेफेयर एक ना एक दिन जागकर एक ट्रू रीइंकार्नेटर बनेगी। अगर इसे एक्सटर्नल फोर्स से छीना गया तो सिर्फ रीइंकार्नेशन टोकन ही नहीं खत्म होगा, बल्कि मेफेयर को भी इररिपेयरेबल डैमेज हो सकता है, शाओयान ने हेल्पलेस होकर कहा।
लेकिन अगर मेफेयर जाग गई तो वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाएगी। उसकी स्ट्रेंथ, मेमोरी और पर्सनालिटी सब बदल जाएंगे। एक पेरेंट होने के नाते हम अपनी बेटी को ऐसा कैसे देख सकते हैं? डुआन त्यानहोंग की आवाज़ भर आई। सीनियर, असल में रीइंकार्नेटर जागने के बाद पूरी तरह असिमुलेट नहीं होता, जैसे मेरे ट्यूटर ने मुझे बताया था। रीइंकार्नेटर का अवेकनिंग सिर्फ प्रीवियस लाइफ की मेमोरी और पावर इनहेरिट करता है, इस लाइफ की मेमोरी को नहीं छीनता। पर्सनालिटी भी शायद नहीं बदलेगी, शाओयान ने तसल्ली दी। हे, डुआन त्यानहोंग ने डू किफे को देखा, जो स्टोन प्लेटफॉर्म पर रखे रीइंकार्नेशन टोकन को घूर रही थी। उसके दिल में प्यार और नफरत दोनों थे। सीनियर, इस तरह सील लगाकर रीइंकार्नेशन टोकन को अलग रखना असल में फेयर को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बेहतर है इसे जल्दी से उसके बॉडी में वापस डाल दिया जाए, शाओयान ने कहा। मुझे याद है फेयर की माँ ने कहा था कि फेयर के बॉडी पर जो रीइंकार्नेशन मार्क है वो किसी ऑल माइटी पावर थंडर लॉर्ड ने लगाया था। डुआन त्यानहोंग जैसे शाओयान की बात सुन ही नहीं रहा था, उसकी नज़र प्यार से फेयर पर थी। थंडर लॉर्ड? ट्रिस्क ट्रिस्क ट्रिस्क, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? डुआन त्यानहोंग की बात खत्म होते ही शाओयान की बॉडी के अंदर 100 लीटर लॉर्ड हैरानी से बोल पड़ा। मास्टर, क्या हुआ? शाओयान कंफ्यूज हो गया। हे, तुम्हें पता है ये थंडर लॉर्ड कौन है? 100 लीटर लॉर्ड मुस्कुराते हुए बोला। मुझे नहीं पता, शाओयान ने भौहें से कोड़कर कहा। ऐसे लेवल के पावर हाउस को शाओयान कैसे जानता? बाहरी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि थंडर लॉर्ड थंडर की हेजमिन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि थंडर लॉर्ड एक फीमेल पावर हाउस है, और ये थंडर लॉर्ड तुम्हारे एंशिएंट शाओ क्लैन के कुछ ग्रेट पावर्स से भी रिलेटेड है। हे। ये कहकर 100 लीटर लॉर्ड अजीब तरह से हंस पड़ा। उसकी मेमोरी के हिसाब से शाओ क्लैन का एक एक्सपर्ट कभी थंडर लॉर्ड को परस्यू करता था, लेकिन थंडर लॉर्ड ने उसे पीट कर भगा दिया था। 100 लीटर लॉर्ड की बात सुनकर शाओयान हैरान रह गया। छोटे लड़के, जब थंडर लॉर्ड ने डू किफे को अपना रीइंकार्नेटर चुना है तो तुम्हें उसकी हर हाल में प्रोटेक्शन करनी होगी। अगर थंडर लॉर्ड के साथ कुछ हो गया तो तुम्हारे शाओ क्लैन के ग्रेट पावर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, 100 लीटर लॉर्ड ने शैतानी मुस्कान से कहा। मास्टर, थंडर लॉर्ड और मेरे मास्टर में कौन ज़्यादा पावरफुल है? शाओयान ने क्यूरियोसिटी से पूछा। हो, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? 100 लीटर लॉर्ड ने डांट दिया और फिर शाओयान से बात करना बंद कर दिया। लेकिन शाओयान के सवाल ने 100 लीटर लॉर्ड को कुछ पुरानी बातें याद दिला दी। उसे याद आया कि गोस्ट रेल्म के 100 लीटर डोमेन का मास्टर कभी सिल्वर ड्रैगन किंग और थंडर लॉर्ड से हार चुका था। वैसे भी ये थंडर लॉर्ड एक पीक पावर हाउस है जिसका नाम बुक ऑफ संसार में लिखा हुआ है। जो लोग रीइंकार्नेशन के बाद जागते हैं उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ 6 स्टार डुईसियान होती है, लेकिन जो बुक ऑफ संसार में लिखे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जागने के बाद 6 स्टार से भी ज़्यादा होती है। वो 7 स्टार 8 स्टार डुईसियान या उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुँच सकते हैं। उन्हें ही असली पीक पावर हाउस कहा जाता है। बुक ऑफ संसार, शाओयान के दिमाग में एक नया नाम उभर आया। छोड़ो, इन सब चीज़ों का अपना रीज़न होता है। मुझे उम्मीद है थंडर लॉर्ड मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, फिर भी मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। थोड़ी देर उदासी के बाद डुआन त्यानहोंग ने खुद को संभाला और कहा। अब उसे भी समझ आ गया था कि रीइंकार्नेशन टोकन को सील करना बेकार है। बेहतर है सील खोलकर टोकन को मेफेयर को वापस दे दिया जाए। तैयार हो जाओ, पहले रीइंकार्नेशन टोकन को फेयर के बॉडी में वापस डालते हैं, फिर मेरे बॉडी से ईविल पावर को निकालना। बाकी सब मुझे संभालने दो, डुआन त्यानहोंग ने कहा। उसे महसूस हो रहा था कि ईस्ट कॉन्टिनेंट पर कोई बड़ा डिजास्टर आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से अपनी पीक स्टेट में लौटना होगा। सीनियर सच में बहुत राइचियस हैं, शाओयान ने सहलाकर कहा। टोकन को पहले सील करने के 2 रीज़न थे। पहला हम पेरेंट्स की चिंता थी और दूसरा फोर्ज स्वॉर्ड थंडर वैली के अंदर घुसी हुई ईविल फोर्सेस को रोकना था। लगता है वैली में कुछ दुष्ट ताकतें घुस चुकी थी, इसलिए टोकन को निकालकर फेयर को बचाया गया। हु अगले ही पल डुआन त्यानहोंग के हाथ में सिल्वर थंडर पावर धीरे धीरे उसके आर्म के अराउंड घूमने लगी। शाओयान, सेथियन से मुझे प्रोटेक्ट करो, वरना रीइंकार्नेशन टोकन की पावर बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही डुआन त्यानहोंग एक्शन लेने वाला था, उसने शाओयान को आवाज़ दी। फायर हार्ट थेनियान, शाओयान ने ठंडी आवाज़ में कहा और उसके बॉडी से टेरिफाइंग खाकी फ्लेम समंदर की तरह बाहर निकल आई। वंग बजिंग, डुआन त्यानहोंग की थंडर पावर और शाओयान की फ्लेम पावर के अटैक के नीचे स्टोन प्लेटफॉर्म जो रीइंकार्नेशन टोकन को सील कर रहा था तुरंत टूट गया। हुश, जैसे ही सीलिंग स्टोन प्लेटफॉर्म टूटा, वो सिल्वर थंडर जो पूरी दुनिया को डरा सकता था सीधा डू किफे के भौहों के बीच जाकर घुस गया और उसके बॉडी में वापस चला गया। ओम, जैसे ही सिल्वर रीइंकार्नेशन टोकन डू किफे के बॉडी में वापस गया, उसका एक्सप्रेशन अजीब हो गया। क्लियरली उसके बॉडी पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। ये डुआन त्यानहोंग अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर घबरा गए। सीनियर, चिंता मत कीजिए, ये रीइंकार्नेशन टोकन फेयर के बॉडी को नरिश कर रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। ओह, उम्मीद तो है, डुआन त्यानहोंग ने धीरे से सिर हिलाया। सीनियर, टेंशन मत लीजिए, रीइंकार्नेटर की आइडेंटिटी स्पेशल ज़रूर है, लेकिन रीइंकार्नेशन टोकन के होने से मेफेयर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर नहीं होगा।
ठीक है, जब तक वो जागती नहीं तब तक पहले काम निपटा लेते हैं। डुआन त्यानहोंग ने फेयर को देखा और फिर शाओयान की तरफ तीखी नज़र से देखा। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। शाओयान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सीरियस हो गईं। सेथियन से ईविल पावर को निकालना कोई आसान काम नहीं था। Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 1334, Exorcism. Senior, Evil Power को निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। होली फ्लेम की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। शाओयान ने दू तिएनहोंग को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे लड़के, तुम बस खुलकर अटैक करो। मेरे पुराने हड्डियां अभी भी काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा। डुआन तिएनहोंग हंसकर बोला, ऑब्लिटरेट नहीं करेंगे? ये सुनकर शाओयान थोड़ा शॉक हो गया। इस आदमी का अभी काफ़ी बड़ा यूज़ है, इसलिए फिलहाल इसे मारना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, सब कुछ हमारे फॉजिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के कंट्रोल में है, डुआन तिएनहोंग ने कहा। उसके पीछे का गोल्डन क्लोक धीरे धीरे हिलने लगा और उसके बॉडी पर जो सिल्वर आर्मर था वो तुरंत हट गया, जिससे उसका स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चेस्ट दिखने लगा। गुलू गुलू। उसके चेस्ट के अंदर से स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट की आवाज आ रही थी और उसके अंदर एक डार्क ऑरा था, जैसे कोई ईविल कीड़ा इंसान का खून खा रहा हो। उससे एक टेरिफाइंग ईविल ऑरा निकल रही थी। क्या टायरानिकल ईविल फोर्स है। शाओयान की आंखें सीरियस हो गईं। सिर्फ उस ब्लैक लिक्विड को देखकर ही उसे समझ आ गया था कि ये कोई आम चीज नहीं है। फेयर, इतना टेरिफाइंग सीन देखकर भी डू की फे, जो अभी भी रीइंकार्नेशन टोकन एब्जॉर्ब कर रही थी, थोड़ा सा भौहें सिकोड़कर उस ऑरा को महसूस करने लगी। क्रैश। ये देखकर शाओयान चुप नहीं बैठा। होली फ्लेम की डैजलिंग पावर तुरंत डू की फे की डेलिकेट बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगी, ताकि वो स्मूथली रीइंकार्नेशन टोकन एब्जॉर्ब कर सके। ये रीइंकार्नेशन टोकन असल में उसका ही था, लेकिन बहुत टाइम तक सील होने की वजह से अब उससे फ्यूज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। थैंक यू। ये देखकर डुआन तिएनहोंग ने तुरंत शुक्रिया अदा किया। सीनियर, ये ईविल पावर? शाओयान ने डुआन तिएनहोंग के चेस्ट पर मौजूद ब्लैक लिक्विड को देखकर पूछा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी टेरिफाइंग ईविल पावर देखी थी। ये ओरिजिन है एक किंग का जो बर्निंग सोल क्लैन से बिलोंग करता है। ये क्लैन एलियन रेसेस आउटसाइड द रेल्म का हिस्सा है। शुरू में मुझे पता चला था कि ये एलियन रेस ईस्ट कॉन्टिनेंट के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। मैंने अपने थंडर एलिमेंट, ग्रेट हेवनली सीड और फाइटिंग सोल की पावर का यूज करके उनकी पूरी रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में मैंने उन्हें ऑफेंड कर दिया। वो काफी पावरफुल थे। अच्छा हुआ कि ली सोल के लॉर्ड ने आकर मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बर्निंग सोल क्लैन का किंग एक ऐसा पावर हाउस है जो ह्यूमन 4 स्टार डू जियान परफेक्शन लेवल के बराबर है। उस बैटल में मैंने उनकी पूरी रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जब वो मरने वाला था तब उसने एक पावरफुल मेथड यूज करके मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे अपने बॉडी के अंदर सील कर दूं। तब से मैं होली फ्लेम ढूंढ रहा था ताकि उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकूं। अच्छा हुआ किस्मत ने साथ दिया। डुआन तिएनहोंग मुस्कुराकर बोला, सीनियर, ये ईविल पावर को जगाइए। आप और मैं मिलकर सेंट फ्लेम की पावर से इसे मार सकते हैं। ये मुश्किल नहीं होगा, शाओयान ने कहा। उसके बॉडी से फायर हार्ट तियानियन का होली फ्लेम क्रिस्टल अचानक अपीयर हो गया। खाकी फ्लेम और लिक्विड एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होने लगे। ओके, मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। डुआन तिएनहोंग की आवाज घंटी की तरह थंडर स्पेस में गूंज उठी। बूम। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, उसके बॉडी के अंदर से सिल्वर थंडर की पावर स्किन के नीचे से बाहर निकलने लगी। ये थंडर इतना पावरफुल था कि ब्लैक लिक्विड डर के मारे हिलने लगा। जैसे एक्सपेक्टेड था, थंडर एलिमेंट ग्रेट हेवनली सीड वाला आदमी। शाओयान के पास होली फ्लेम की प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी उस थंडर की पावर से उसके अंदर हल्का सा डर पैदा हो गया। उसे लगा कि ये थंडर की पावर उसके होली फ्लेम के बराबर है। डुआन तिएनहोंग, ये सुनकर ब्लैक लिक्विड के अंदर से गुस्से और नफरत से भरी रोर निकली। हा, ईविल मो, आज तुम्हारे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का दिन है। डुआन तिएनहोंग जोर से हंस पड़ा जब उसने महसूस किया कि ब्लैक लिक्विड के अंदर छुपा हुआ फिगर जाग रहा है। डिस्ट्रक्शन? डुआन तिएनहोंग, तुमने मेरे सोल बर्निंग क्लैन को कम समझा है। मैं बर्निंग सोल क्लैन का किंग हूं। मैं तुम्हारे हाथों कैसे मर सकता हूं? चिंता मत करो, जल्दी ही हमारी ईविल रेसेस आउटसाइड द रेल्म के असली किंग्स तुम्हारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर अटैक करेंगे। उस वक्त तुम्हारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के लाखों जीव बच नहीं पाएंगे। ब्लैक लिक्विड की आवाज में घिलिया और वायलेंट ऑरा भी। चिंता मत करो, तुम वो दिन कभी नहीं देख पाओगे। 1000 थंडर इमॉर्टल बाउंड। अगले ही पल डुआन तिएनहोंग के अराउंड काउंटलेस सिल्वर थंडर्स अपीयर हो गए। हर एक थंडर में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाली टेरिफाइंग पावर थी। जैसे ही वो आए, पूरा स्पेस अनईजी हो गया। आह, ओल्ड बास्टर्ड। ब्लैक लिक्विड पर डुआन तिएनहोंग की थंडर पावर अटैक करते ही उसकी ऑरा तुरंत कम हो गई। ब्रदर शाओयान, अब बाकी का काम तुम संभालो। डुआन तिएनहोंग की ऑरा कम हो गई थी और उसके फेस पर भी सफेदी आ गई थी। अभी का अटैक सिर्फ ब्लैक लिक्विड पर ही नहीं, बल्कि उसके खुद पर भी हैवी पड़ा था। डुआन तिएनहोंग
होंग सच में ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड था। उसने बिना हिचकिचाए अपनी ओरिजिन पावर सैक्रिफाइस करके ईविल पावर को टेम्परेरीली सील कर दिया ताकि शाओयान प्योरिफिकेशन कर सके। अब बाकी मुझे संभालने दो। शाओयान को भी थोड़ा हेडेक हो रहा था। आखिर ये ईविल पावर एक 4 स्टार डूजियान परफेक्शन के बराबर थी। क्रैश। सब रेडी होने के बाद शाओयान का बॉडी हाई स्पीड पर बर्न होने लगा। फिर उसने खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल को अपने चेस्ट पर रख दिया। होली फ्लेम झू शिए। जैसे ही होली फ्लेम क्रिस्टल ने डू तियान होंग के बॉडी पर ईविल पावर को महसूस किया, तुरंत डैजलिंग येलो लाइट पूरे थंडर स्पेस में फैल गई। फिर वो येलो लाइट मिस्टीरियस रून्स में बदल गई और शाओयान के सामने फॉर्म हो गई। अगले ही पल वो पावरफुल प्यूरिफिकेशन ऑरा के साथ डू तियान होंग के चेस्ट के ब्लैक लिक्विड पर अटैक कर गई। ये होली फ्लेम है? इम्पॉसिबल। ब्लैक लिक्विड के अंदर से अचानक पैनिक भरी आवाज निकली। ईविल रेसेस आउटसाइड द रेल्म नेचुरली होली फ्लेम से डरते हैं क्योंकि होली फ्लेम उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर होली फ्लेम का सोर्स उन्हें हिट कर दे तो वो जल्दी ही पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे। इस मोमेंट पर बर्निंग सोल क्लैन का एरोगेंट किंग भी डर गया था। नहीं, ऐसे चुप नहीं बैठ सकता, मुझे भागना होगा। अगले ही पल ब्लैक लिक्विड का बॉडी जोर से हिलने लगा। शाओयान और डुअन तियान होंग के सामने ही वो डुअन तियान होंग के चेस्ट से अलग हो गया और वॉइड की तरफ भागने लगा। लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर डुअन तियान होंग उसे रोक देता था, लेकिन इस बार वो बहुत आसानी से निकल गया, जैसे डुअन तियान होंग ने जानबूझकर उसे जाने दिया। डुअन तियान होंग और तुम होली फ्लेम के मास्टर, अगर अगली बार तुम दोनों मिले तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता। ब्लैक लिक्विड तुरंत स्पेस से बाहर निकल गया और रिगलिंग वॉइड में घुसने ही वाला था। शिएमो, जिस दिन मैंने तुम्हारी सोल बर्निंग क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था उस दिन मेरी जीत तय हो गई थी। थंडर टाइप हेवनली सीड, फाइटिंग सोल, मेरे लिए सील हो जाओ। अगले ही पल एक हंसी भरी आवाज स्पेस को चीर कर निकली। एक वायलेंट ऑरा के साथ पूरा थंडर स्पेस तुरंत फ्रीज हो गया और जो ईविल ब्लैक लिक्विड भाग रहा था वो तुरंत इम्प्रिजन हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक लिक्विड के अंदर छुपा शिएमो डिसबिलीफ से भर गया। Battle through the heavens, God, the Flame Emperor. Episode number 1335. Stage 2, Soul Competition. समझ गया। अगले ही पल ब्लैक लिक्विड के अंदर मौजूद शेमो को सब समझ आ गया। उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेसेस के बीच हर रेस के किंग्स अपने बेस कैंप पर एक स्पेशल इम्प्रिंट छोड़ते हैं। अगर उनमें से कोई मर जाए तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस के सुप्रीम पावर हाउसेस को तुरंत पता चल जाता है। और अब डुआन तियान होंग की 5 स्टार दोषी इन स्ट्रेंथ और एक होली फ्लेम कंट्रोलर के साथ मिलकर उसके 4 स्टार दोषी इन लेवल को मारना बहुत आसान था। लेकिन दोनों ने जानबूझकर उसे भागने दिया और जैसे ही वो डुआन तियान होंग की बॉडी से निकला तुरंत ही इम्प्रिजन हो गया। कहाँ भाग रहा है? वापस आ। जब डुआन तियान होंग ने देखा कि ब्लैक लिक्विड रिस्ट्रेन के अंदर भी बेचैन होकर हिल रहा है तो उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने उसे और भी टाइटली सील कर दिया और अपने पास खींच लिया। अब शिएमो पूरी तरह डुआन तियान होंग के कंट्रोल में आ चुका था। सीनियर, आप। शाओयान उस वक्त शैंगयान क्रिस्टल को कंट्रोल कर रहा था और होली फ्लेम की पावर से उस ईविल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बहुत लोग जानते हैं कि शिएमो को मैंने अपने बॉडी के अंदर सील किया हुआ है और उसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अब जब उसे मेरे बॉडी से निकाल दिया गया है, मेरी स्ट्रेंथ जल्दी ही वापस अपने पीक पर आ जाएगी। और इस बार मुझे लगता है तुमने भी कुछ क्लूज नोटिस किए होंगे। पहले स्टेज में तुम्हें सोल क्लैन के 2 लोग मिले थे और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन ने ईस्ट कॉन्टिनेंट के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए हैं। उनकी पावर शायद कंटेस्टेंट्स और हमारे फॉजिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के अंदर भी घुस चुकी है। इसलिए शिएमो को मारना नहीं चाहिए। अगर वो मर गया तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा, फिर हमारी केयरफुली अरेंज्ड वॉर प्लान फेल हो जाएगी। डुआन तियान होंग ने ब्लैक लिक्विड को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ये बैटल असल में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की तरफ से हमारे फॉजिंग स्वॉर्ड थंडर वैली से बदला लेने की कोशिश है। लेकिन यही बैटल ईस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के खिलाफ वॉर का अनाउंसमेंट भी है। डुआन तियान होंग ने कहा, सीनियर की सोच सच में बहुत बड़ी है। शाओयान ने धीरे से सर हिलाकर कहा, ऐसी चीजें ऑब्वियसली उसके कंट्रोल के बाहर थीं। शाओयान, तुम्हारा शुक्रिया। पहले शिएमो मेरे बॉडी के अंदर सील था, इसलिए इस वॉर में मेरी जीत की पॉसिबिलिटी सिर्फ 30% थी। लेकिन अब शिएमो के इंसिडेंट के बाद मेरी जीत की चांस 70% तक बढ़ गई है। डुआन तियान होंग दिल से मुस्कुराकर बोला, क्या मैं किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ? शाओयान ने पूछा। आखिर वो भी होली फ्लेम का कंट्रोलर था और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को डिस्ट्रॉय करना उसका भी काम था। बस फेई का ख्याल रखना, इस बार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन का ईस्ट कॉन्टिनेंट पर अटैक करने का एक बड़ा रीजन फेई भी है। अगर उसकी रीइंकारनेटर आइडेंटिटी जाग गई तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। और जब ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन खत्म हो जाए और 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन के बाद अगर मौका मिले तो उसे ह्यूमन वर्ल्ड वापस ले जाना।
गोस्ट वर्ल्ड उसके लिए सूटेबल नहीं है। कम से कम उसकी प्रोटेक्शन करना जब तक वो पूरी तरह अवेकन ना हो जाए। दुआन क्लानहोंग ने थोड़ी हेल्पलेस टोन में कहा। जी। शाओयान ने दू की फेई को देखा, जिसके बॉडी से ऑरा कभी स्ट्रांग कभी वीक हो रहा था, और धीरे से सर हिला दिया। री-इनकार्नेटर, पता नहीं कब जागेगी। कभी कभी ज्यादा पावर भी एक बर्डन बन जाती है। जैसे उसकी माँ ने कहा था, फेई भी बस एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जीना चाहती थी। दुआन त्यानहोंग ने उसके फोरहेड पर मर्ज हो रहे सिल्वर थंडर को देखकर दुखी होकर कहा। वो जानता था कि री-इनकार्नेटर आइडेंटिटी जागने के बाद उसे फ्यूचर में बहुत पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ता है। ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनके लिए स्ट्रांग बनना पड़ता है, शाओयान ने भी धीरे से कहा। उसके दिमाग में मू इंगिंग, शुनर और दूसरी लड़कियों की यादें आ गईं। ठीक है, अब हम चलते हैं। कंपटीशन का सेकंड स्टेज भी जल्दी शुरू होने वाला है। जब फेई जाग जाएगी तो मैं उसे तुम्हें ढूंढने भेज दूंगा, दुआन त्यानहोंग ने धीरे से कहा। जी। शाओयान ने सर हिला दिया और तुरंत दुआन त्यानहोंग ने उसे टेलीपोर्ट करके वापस भेज दिया। शीएमओ, इस बार मैं तुम्हारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन को खून के आंसू रुलाऊंगा। ये कहकर दुआन त्यानहोंग ने ब्लैक लिक्विड को जो सिल्वर थंडर से बंधा हुआ था अपनी इनर रिंग में डाल दिया और अपने चेस्ट पर एक फेक ईविल ऑरा का इल्यूजन बना दिया। इसका क्या यूज होगा अभी कोई नहीं जानता। शाओ क्लैन का डिसेंडेंट। शाओयान के जाने के बाद दू की फेई ने भी इसी वक्त फ्यूजन कंप्लीट कर लिया। उसकी बंद आंखों के बीच से एक हल्की आवाज निकली, लेकिन वो आवाज संस्कृत मंत्र जैसी थी और दुआन त्यानहोंग उसे सुन नहीं पाया। हो मूवमेंट फाइटिंग स्किल थंडर एक्सप्लोजन और थंडर गॉड स्क्रोल। पहले स्टेज का टेस्ट बिल्कुल बेकार नहीं गया। शाओयान अपने रूम में वापस आया और अपनी मूवमेंट फाइटिंग स्किल प्रैक्टिस करने ही वाला था कि यूरान और ल्यू किंग दरवाजा नॉक करके अंदर आ गईं। क्या हुआ? शाओयान ने दरवाजा खोला। दोनों गॉडेसेस के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब लग रहे थे। कंपटीशन के सेकंड स्टेज के रूल्स आ गए हैं। दोनों सीधा रूम के वुडन टेबल पर बैठ गई और चाय का सिप लेकर बोली। क्या? शाओयान को याद आया कि वो ट्रेजर भवन में बहुत टाइम तक था और अब सेकंड स्टेज शुरू होने वाला है। सेकंड स्टेज का कंपटीशन थोड़ा स्ट्रेंज है। ये सोल कंपटीशन है, ल्यू किंग ने धीरे से कहा। सोल कंपटीशन? ये सुनकर शाओयान का फेस शॉक से भर गया। दोची क्यूवलिंग स्ट्रेंथ में शायद शाओयान ईस्ट कॉन्टिनेंट के हेवनली जीनियसेस से कम्पीट ना कर पाए, लेकिन सोल पावर में शायद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और उसके टीचर भी एक पावरफुल एल्केमिस्ट थे, इसलिए उसकी सोल क्यूवलेशन भी बहुत स्ट्रांग थी। और सेकंड स्टेज का रिवॉर्ड भी बहुत रिच है। फर्स्ट प्लेस को एक सोल अटैक फाइटिंग स्किल मिलेगी। जूरान की आवाज रूम में गूंज उठी। क्या? ये सुनकर शाओयान के होंठ हिल गए। सोल अटैक फाइटिंग स्किल, इसकी वैल्यू थॉर स्क्रोल के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तुम इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड एल्केमिस्ट हो और तुम्हारी सोल पावर भी फेरीलैंड तक पहुंच गई होगी। इस बार तुम्हारे जीतने की चांस बहुत ज्यादा है, ल्यू किंग ने खुशी से कहा। रजिस्ट्रेशन 9 दिन से चल रहा है, कल लास्ट डे है। लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन सिचुएशन कुछ खास नहीं है। अभी तक सिर्फ कुछ 100 लोगों ने अप्लाई किया है और जिनकी सोल पावर फेरीलैंड तक पहुंची है वो तो एक हाथ पर गिनने लायक भी नहीं है। यूरान ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। चलो फिर आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। शाओयान धीरे से मुस्कुराया। उसके पास ऑलरेडी योमिंग तियान ट्रांस जैसी पावरफुल सोल फाइटिंग स्किल थी, इसलिए एक और मिलने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1336। हे क्या तुमने सुना? इस सेकंड स्टेज का टेस्ट एक्चुअली एक सोल टेस्ट है। डैम, सोल पावर एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ है। एल्केमिस्ट्स और कुछ लोग जो सोल पावर प्रैक्टिस करते हैं, उनके अलावा और कौन इस स्टेज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या ये हमें बेवकूफ़ बनाने का एक ऑब्वियस ट्रिक नहीं है? आखिर हमारी फाइटिंग स्पिरिट भले ही वीक ना हो, लेकिन जब पावरफुल सोल पावर हाउसेस के सामने आते हैं तो हमारी फाइटिंग स्किल्स यूज़ होने से पहले ही उनकी सोल पावर से इंटरफेयर हो जाती हैं। एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे हो जाती है और आखिर में हम सिर्फ हार ही सकते हैं। लेजे के माउंटेन रेंज में जहां हज़ारों डिसाइपल्स रहते थे, वहां कंप्लेंट्स की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। हे लड़के, अगर साइन अप नहीं करना तो साइड हो जा। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अंकल बेन को साइन अप करना है? शाओयान एक आदमी और 2 लड़कियों के साथ धीरे धीरे साइन अप पॉइंट पर पहुंचा और तुरंत ही पीछे खड़े एक स्ट्रांग आदमी ने उसे डांट दिया। ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट एक बैम्बू गार्डन में सेट किया गया था। बैम्बू गार्डन के बाहर कुछ ही लोग लाइन में खड़े साइन अप कर रहे थे और टोटल एप्लीकेंट्स भी बहुत कम थे। सच में ब्यूटी भी कभी कभी डिजास्टर बन जाती है, शाओयान ने हेल्पलेस होकर कहा। ल्यू किंग की बॉडी बिल्कुल लोटस की तरह फ्लॉलेस थी और यू रान एक मच्योर बिग सिस्टर जैसी लग रही थी। दोनों लड़कियां सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, बल्कि उनका टेम्परमेंट भी टॉप लेवल का था, जिसकी वजह से शाओयान को अननेसेसरी ट्रबल हो रहा था। तुम?
यू रानरान ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जब उसने उस स्ट्रांग आदमी के चेस्ट पर फर्स्ट रैंक एल्केमिस्ट मेडल देखा तो वो अचानक चुप हो गई। बस एक छोटा एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट। ल्यू किंग की भौहें हिली और उसने सीधा अपनी डैजलिंग सोल पावर रिलीज कर दी, जिससे उस स्ट्रांग आदमी का बॉडी थोड़ा डर के मारे स्टिफ हो गया। क्या पावरफुल सोल पावर है। लगता है ये तीनों ऐसे मास्टर्स हैं जिन्हें प्रवोक नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रांग आदमी पीछे हटने लगा। वो चारों तरफ देखकर बचने की सोच रहा था, तभी उसने दोनों लड़कियों के बीच खड़े आदमी के चेस्ट पर कुछ देखा और ध्यान से देखा। इमॉर्टल रैंक फार्मासिस्ट? ये कैसे हो सकता है? बस एक नज़र ने उस स्ट्रांग आदमी को थंडरबोल्ट जैसा शॉक दे दिया। उसका बॉडी तुरंत स्टिफ हो गया। अब क्या आप साइड हो सकते हैं? शाओयान ने अपना फार्मासिस्ट मेडल पहनकर शांत आवाज में पूछा और उस आदमी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माउंट ताई को पहचान नहीं पाया। ये कुछ एम्परर रैंक मेडिसिनल पिल्स हैं। रैंक भले ही लो है, लेकिन ये मेरी तरफ से थोड़ा कॉम्पनसेशन समझिए। उम्मीद है अभी जो हुआ उसका आप बुरा नहीं मानेंगे। माय लॉर्ड प्लीज। उस स्ट्रांग आदमी के बॉडी से पसीना बह रहा था और उसके दिल में डेथ का डर भर गया था। जिसे उसने ऑफेंड किया था वो एक इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक एल्केमिस्ट था। अगर ऐसी लेवल का कोई उसके खिलाफ प्लॉट करे तो वो शायद 100 बार मर सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेंट। थोड़ी देर बाद बैम्बू गार्डन के अंदर से एक लेजी सी आवाज आई, सर प्लीज। उस स्ट्रांग आदमी ने तुरंत शाओयान और उनके साथ वाले सभी लोगों को लाइन से हटा दिया। अब शाओयान और उनके साथ वाले नेक्स्ट एप्लीकेंट्स बन गए। ये देखकर तीनों बस हेल्पलेस होकर मुस्कुरा दिए। चलो, शाओयान ने सर हिलाकर कहा और अंदर चला गया। सुनने में आया है कि रजिस्ट्रेशन हैंडल करने वाले सीनियर का टेम्पर बहुत खराब है। उम्मीद है इन लोगों को लकी रहेंगे। बैम्बू गार्डन के बाहर खड़े लोगों ने टेंशन में कहा। साइन अप करने वाला आदमी कहाँ है? जैसे ही तीनों बैम्बू गार्डन के अंदर गए, उन्होंने देखा कि लेक के बीच में एक पवेलियन है। राउंड टेबल पर ब्रश, इंक, पेपर और इंकस्टोन रखे हुए थे, लेकिन कोई वहां नजर नहीं आ रहा था। क्रैश। अगले ही पल जब तीनों लेक के बीच वाले पवेलियन की तरफ बढ़े तो लेक का पानी अचानक अजीब तरीके से हिलने लगा। हो। लेक का पानी अचानक एक फिरोशियस स्नेक हेड बन गया और तीनों की तरफ गरजने लगा। उस स्नेक हेड में नॉर्मल फाइटिंग स्पिरिट का कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, सिर्फ एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर था। सोल कंडेंस्ड फॉर्म। इस आदमी में बात है। सिर्फ एक नज़र में ही शाओयान में समझ लिया कि इस हिडियस स्नेक हेड में और भी कुछ हिडन ऑरा है। श्वा। लेक वाटर से बना स्नेक हेड बिल्कुल पीछे नहीं हटा और सीधा शाओयान और दोनों लड़कियों की तरफ अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही वो शाओयान से टकराने वाला था, एक इनविजिबल सोल वेव ने उस स्नेक हेड को तुरंत तोड़ दिया। ओह, छोटे लड़के इंटरेस्टिंग। ये सीन देखते ही एक वाइट हेड ओल्ड मैन पवेलियन के ऊपर अपीयर हो गया। वो ओल्ड मैन पवेलियन में एक रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटकर हल्का सा झूल रहा था। सीनियर, हम तीनों साइन अप करने आए हैं, शाओयान ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। 4th ग्रेड सेलेस्टियल एल्केमिस्ट, वंडरलैंड सोल। लड़के, तुम्हारा मास्टर कौन है? अगले ही पल ओल्ड मैन रिक्लाइनिंग चेयर पर सीधा खड़ा हो गया और एक मोमेंट में शाओयान के सामने आ गया। मेरे टीचर का नाम याओ लाओ है, शाओयान ने स्माइल के साथ कहा। याओ लाओ? ओल्ड मैन कंफ्यूज होकर कहने लगा। ऑब्वियसली उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ईस्ट कॉन्टिनेंट में उसने ऐसे किसी इंसान का नाम नहीं सुना था। लेकिन ये नॉर्मल बात थी। याओ लाओ डोची कॉन्टिनेंट पर था, लेकिन रिफाइनिंग टेक्निक में शाओयान का एक ही टीचर था, इसलिए उसका कहना गलत भी नहीं था। क्या अजीब बात है, इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक एल्केमिस्ट इतना कॉमन कब से हो गया? वाइट हेड ओल्ड मैन डिप्रेस होकर कहने लगा। ओह सीनियर, क्या इस बार के कॉन्टेस्टेंट्स में कोई और भी है? शाओयान ने कैजुअली पूछा। एक लड़का है जो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के डायरेक्ट डिसाइपल है। उसकी रिफाइनिंग स्किल तुम्हारे जैसी ही है, लेकिन उसकी सोल पावर तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, वाइट हेड ओल्ड मैन ने कहा। छोड़ो, मैंने तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जल्दी जाओ। ये सब देखकर मुझे शौक लग रहा है। ओल्ड मैन ने पेन उठाकर व्हाइट पेपर पर शाओयान और दोनों लड़कियों का रजिस्ट्रेशन लिख दिया। क्या ये सब लोग मॉन्स्टर्स हैं? इतनी छोटी उम्र में 4th ग्रेड इमॉर्टल फार्मासिस्ट के पीक पर पहुंच गए। हम जैसे लोग जो 100 साल से जी रहे हैं, अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। इस ओल्ड मैन की क्या इज्जत रह गई? ओल्ड मैन बहुत डिप्रेस होकर बोल रहा था। मास्टर, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहिए। मैं अभी भी लास्ट टाइम जो मेडिसिनल पिल आपने बनाने को कहा था, उसको रिफाइन करने का वेट कर रहा हूं। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के इनर कोर्ट में एक लड़का और एक लड़की धीरे धीरे अपीयर हुए। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। कुछ दिन पहले हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में फार्मासिस्ट लेवल असेसमेंट देने आया था। उस वक्त मैं एसोसिएशन में नहीं था, इसलिए मैंने तन चेन को उसका टेस्ट लेने को कहा। वो एक छोटा लड़का था, लगभग तुम्हारी एज का, लेकिन उसकी सोल पावर फेरीलैंड ताइशू के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई थी और उसने 4th ग्रेड फेरीलैंड का असेसमेंट पास कर लिया था।
एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लड़की ने ये सुनते ही उसकी आंखों में हॉस्टिलिटी भर गई। तुरंत कहा, आज रात मैं तुम्हारे लिए एक सोल चैनल बना दूंगा, तुम उससे मिल सकती हो। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सीधा कहा। उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो इजीली अपनी प्रेशियस डिसाइपल और शाओयान के बीच एक सोल कॉन्टेस्ट अरेंज कर सकता था, बिना किसी को पता चले। थैंक यू मास्टर, मुझे चैंपियनशिप जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लड़की ने प्लेफुल स्माइल के साथ कहा। उसकी आवाज एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी और इस कॉन्फिडेंस के साथ उसकी सोल पावर एक्चुअली शाओयान से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 1337 सोल कॉन्टेस्ट ऑफ द नाइट। जब शाओयान और बाकी 2 लड़कियों ने साइन अप कर लिया तो तीनों अपने अपने रेजिडेंस वापस चले गए। शाओयान भी बिल्कुल आइडल नहीं रहा और सीधा थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक निकालकर प्रैक्टिस करने लगा। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक असल में थंडर एट्रीब्यूट डोची के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल थी, लेकिन जब शाओयान ने थंडर एट्रीब्यूट डोची को फायर एट्रीब्यूट डोची से रिप्लेस किया तो उससे एक्सप्लोजन की स्पीड देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। आखिर वैली मास्टर ने भी कहा था कि थंडर एक्सप्लोजन एक मूवमेंट मार्शल आर्ट है और उसकी स्पीड प्रैक्टिशनर के डोची की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। शाओयान का फायर एट्रीब्यूट डोची होली फ्लेम के नरिशमेंट से टेम्पर हो चुका था। उसकी पावर ग्रेट सेलेस्टियल सीड से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसीलिए ऐसी स्पीड मिलना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। इस फाइटिंग स्किल के साथ फ्यूचर में चेस करना या एस्केप करना बहुत कन्वीनियंट होगा। मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। शाओयान थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक के ऑपरेशन पाथ को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे उसका स्पीड कंट्रोल और ज्यादा परफेक्ट होने लगा। रात हमेशा क्वाइट होती है, इस वक्त थंडर रेल्म भी काफी शांत था और नाइट स्काई में स्टार्स भी क्लियरली दिख रहे थे। रेडी हो? कुछ देर बाद लेइचेंग एल्केमिस्ट एसोसिएशन के इनर कोर्टयार्ड में एक बड़ा सा एरिया था जहां एक ओल्ड मैन और एक हैंडसम फिगर धीरे धीरे अपीयर हुए। मास्टर, शुरू करते हैं, युनची ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन चमक रहा था। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। वालाला, ये ओल्ड मैन एल्केमिस्ट एसोसिएशन का करंट प्रेसिडेंट था। उसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर इतनी टायरानिकल थी कि पूरे थंडर रेल में बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। वैंग वैंग वैंग, जैसे ही एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया, वॉइड के अंदर डैजलिंग सोल वेव्स हिलने लगी और धीरे धीरे एक स्पेस चैनल जैसा सोल डोर उन दोनों के सामने बन गया। युनची, अंदर जाओ, प्रेसिडेंट ने प्यार से उस लड़की से कहा। युनची, जो अब एल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक रिकॉग्नाइज्ड जीनियस थी और प्रेसिडेंट की डायरेक्ट डिसाइपल भी थी, उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार डोसियन परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी और उसकी सोल पावर थाइसू फेरीलैंड के मिडिल स्टेज के पीक पर थी। वो सिर्फ एक स्टेप दूर थी लेट स्टेज से। उसका टैलेंट देखकर कोई भी जेलस हो सकता था। जी, युनची की ब्यूटीफुल आंखें थोड़ी सी चमकी। उसने आंखें बंद की और एक डैजलिंग सोल पावर उसके बॉडी से निकली, फिर एल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट के बनाए हुए सोल चैनल के थ्रू थंडर रेल्म की तरफ बढ़ गई। युनची भी सोल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद वो लेईजिए से वापस लेइचेंग मेडिटेशन के लिए चली गई थी, इसीलिए अब ये सीन हो रहा था। ये क्या है? शाओयान के ओरिजिनली क्वाइट हाउस में अचानक एक पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन अपीयर हुआ। इस सोल फ्लक्चुएशन की एनर्जी इंटेंसिटी शाओयान से कई गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से शाओयान को थोड़ी अनईजीनेस फील हुई। नॉट गुड। अगले ही मोमेंट शाओयान का इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया। उसके चेस्ट पर होली फ्लेम का हार्ट वायलेंटली बीट करने लगा और एक पावरफुल थ्रेट पूरे हाउस में फिल हो गया। तुम्हारी सेंसिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, एक लाइट वॉइस शाओयान के हाउस में गूंजी। ये थंडर रेल्म है, आप इतनी छुप छुप कर, शाओयान ने डीप वॉइस में कहा। वो जानता था कि इस वक्त उसका हाउस पूरी तरह से उस आदमी के सूल पावर से रैप हो चुका था। अगर वो रेकलेसली फाइट करे तो शायद। मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ आओ। वो टायरानिकल सोल बीम ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने शाओयान के हाउस में एक रिंगलिंग क्रैक छोड़ दी और सीधा उसमें एंटर कर गया। मास्टर, ये। शाओयान ने ये देखकर भौएं सिकोड़ ली। सोल चैनल, इंटरेस्टिंग। चलो, क्योंकि कोई तुमसे मिलना चाहता है तो हम पीछे नहीं हट सकते। बस एक छोटा इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड फार्मासिस्ट है। अगर उसने मेरे सोल ईटर के डिसाइपल को छुआ भी तो आज उसका अनहाइलेशन डे होगा। शाओयान के बॉडी के अंदर सोल ईटर की आवाज गूंजी, जो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ये आदमी सोल पावर से ही आया है। सिर्फ सोल पावर ही सोल चैनल में एंटर कर सकती है, इसीलिए ये सोल पावर्स के बीच की बैटल होगी। इसकी सोल पावर इतनी टायरानिकल है, जरूर किसी पावरफुल इंसान ने इसके लिए सोल चैनल बनाया है। ये लड़की 2nd स्टेज के सोल टेस्ट में तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी होगी, सोल ईटर ने कहा। क्रैश। शाओयान ने ये सुनकर आंखें बंद कर ली, फिर डैजलिंग सोल पावर उसके बॉडी से निकली और रिंगलिंग सोल चैनल के अंदर एंटर कर गई। यही सोल पैसेज है।
जैसे ही वो मिस्टीरियस स्पेस में एंटर हुआ, उसने देखा कि ये जगह बिल्कुल बाउंडलेस है, बिल्कुल स्टार्स के गैलेक्सी जैसी वास्ट। यहाँ कोई एनर्जी नहीं थी, कोई डेंजर नहीं था, जैसे ये जगह इटर्नल हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतने ब्रेव हो। अगले ही मोमेंट एक मिल्की वाइट लाइट बीम अपीयर हुई और एक ब्यूटीफुल शैडो में चेंज हो गई। ऑब्वियसली उसे लगा था कि शाओयान अकेला यहाँ नहीं आएगा। उस मिल्की वाइट शैडो से एक ट्रिमेंडस प्रेशर शाओयान पर पड़ा। ये सिर्फ सोल पावर का सप्रेशन नहीं था, बल्कि डोची का भी सप्रेशन था। इतनी जल्दी क्यों? हमारी बैटल तो नेचुरली सेकंड स्टेज में होगी, शाओयान ने कामली कहा। वो ऑलरेडी इस लड़की की आइडेंटिटी समझ चुका था। जब उसने साइन अप किया था तब उसे युनची के बारे में थोड़ा पता था और वो जानता था कि सेकंड स्टेज में युनची ही उसकी सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट होगी। तुम एक अच्छे ओपोनेंट हो, इसीलिए सोल डिस्ट्रक्शन। मिल्की वाइट शैडो ने ज्यादा बात नहीं की। एक मिल्की वाइट हेलो सडनली अपीयर हुआ और सीधा शाओयान पर अटैक करने लगी। वो जानती थी कि ये थंडर रेल्म है, अगर ज्यादा टाइम लगा तो उसका मास्टर भी इस चीज को ज्यादा देर तक हाइड नहीं कर पाएगा। डैजलिंग सोल पावर स्काई में एक जायंट हैंड बन गई। उसमें एक टायरानिकल ऑरा था जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था और वो सीधा शाओयान पर अटैक करने लगी। क्या पावरफुल अटैक है! शाओयान ने मिल्की वाइट लाइट को युनची के डेलिकेट बॉडी से निकलते देखा और उसके तरफ ब्लास्ट होता हुआ देखा। ऐसी लेवल का अटैक कोई ऑर्डिनरी पावरफुल नहीं कर सकता। हा, एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कब से आप एक जूनियर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? जैसे ही शाओयान अटैक स्टार्ट करने वाला था, एक डैजलिंग थंडर वॉइस सोल पैसेज में गूंजी। डुआन तियानहोंग। उसी वक्त एक ओल्ड वॉइस भी सुनाई दी जिसमें डिसबिलीफ भरा हुआ था। पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का डिग्निफाइड ओवरलॉर्ड एक छोटे शाओयान के लिए कैसे अपीयर हो सकता है? एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये शाओयान भी आपके एसोसिएशन का मेंबर है। आपका ऐसा करना थोड़ा अनरीजनेबल है। और शाओयान वो इंसान है जिसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। अगर आप उसे मूव करना चाहते हैं तो शायद आपको भी 2 बार सोचना पड़ेगा। थंडर साउंड धीरे धीरे अपीयर हुआ और उसकी टायरानिकल हेवन हर्थ प्रेशर पूरे सोल पैसेज में फिल हो गई। अगर ऐसा है तो इन दोनों को सेकंड स्टेज में प्रॉपरली कंपीट करने दो। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने थंडर साउंड में रेयर एंगर महसूस किया। उसने हेल्पलेसली सर हिलाया और कैजुअली हाथ हिला दिया। मिल्की वाइट शैडो और सोल पावर तुरंत डिसअपेट हो गई। सीनियर, वो कौन था? सोल स्पेस के डिसअपियर होते ही शाओयान ने तुरंत पूछा। वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों ही बहुत ट्रबलसम है, लेकिन वो अपनी प्रेशियस डिसाइपल के लिए बहुत पार्शियल है। इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके टेस्ट से पहले ही तुम्हें और अपनी डिसाइपल को फाइट करवाना चाहता था, ताकि वो तुम्हारे डिटेल्स जान सके या फिर तुम्हें कंप्लीटली डिफीट करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे, ताकि तुम खुद ही कंपटीशन से गिव अप कर दो। आखिर इस सेकंड स्टेज के कंटेस्टेंट्स में सिर्फ तुम ही हो जो उन लोगों को प्रेशर फील करवा सकते हो। डुआन तियानहोंग की आवाज धीरे से शाओयान के माइंड में गूंजी। चिंता मत करो, युनची का टैलेंट अच्छा है, लेकिन तुम भी उससे कम नहीं हो। मैं तुम दोनों के कंपटीशन का इंतजार कर रहा हूं। ये कहकर डुआन तियानहोंग की आवाज धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। युनची? शाओयान ने भी धीरे से सिर हिला दिया। चाहे ओपोनेंट कितनी भी एरोगेंट हो, शाओयान सेकंड स्टेज के फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड किसी को देने वाला नहीं था। मास्टर, अभी क्या हुआ था? लई चेंग में युनची ने भौएं सिकोड़कर अपने मास्टर से पूछा। अभी उसने क्लियरली एक सोल अटैक यूज किया था और अगले मोमेंट उसकी शाओयान से फाइट होने वाली थी, लेकिन अचानक सब इंटरप्ट हो गया। ये शाओयान भी हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है। मुझे भी नहीं पता इस लड़के की क्या आइडेंटिटी है जो डुआन तियानहोंग इसे इतनी इंपॉर्टेंस देता है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सोचते हुए कहा। छोड़ो, अब शांति से रेस्ट करो, कंपटीशन शुरू होने वाला है। अगले ही मोमेंट दोनों ने बात खत्म कर दी और ज्यादा कुछ नहीं बोला। एक शांत रात के बाद पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। आखिर सेकंड स्टेज ऑफिशियली स्टार्ट होने का टाइम आ गया। उस दिन शाओयान सुबह जल्दी उठ गया, तीनों लड़कियों को बुलाया और सीधा कंपटीशन ग्राउंड की तरफ चल दिया। फे भी यहाँ है। यू रान को लेकर जब वो लियू किंग के रेजिडेंस पहुंचा तो देखा कि लियू किंग और डू किफेई बात करते हुए हंस रही थी। ऑब्वियसली डू किफेई ने रीइंकार्नेशन टोकन एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई ऑब्वियस चेंज नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि उसकी रीइंकार्नेशन अवेकनिंग का टाइम अभी भी दूर था। चलो, हम साथ चलेंगे। मैं सेकंड स्टेज के सोल टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन मुझे सोल पावर बैटल्स देखने का बहुत मन है, डू किफेई ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। थंडर वैली के अंदर रहने की वजह से उसे बाहर की बहुत सी चीजें फ्रेश लग रही थी। ये लड़की, शाओयान में उसका नॉर्मल एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा हंस दिया। थोड़ी देर बाद चारों बैम्बू गार्डन के बाहर आ गए। सेकंड स्टेज की कंपटीशन में सिर्फ इतने ही लोग हैं? शाओयान ने हैरानी से पूछा जब उसने बैम्बू गार्डन के बाहर कंपटीशन का वेट करते हुए लोगों को देखा। फर्स्ट स्टेज इंडिविजुअल कंपटीशन में हजारों लोग आए थे और 100 से भी ज्यादा अरीनाज यूज हुए थे। इतना बड़ा स्केल शाओयान ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके कंपैरिजन में ये सोल कंपटीशन बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट स्टेज के 1/10 से भी कम थे।
वो लड़की शायद इस सोल कंपटीशन की सबसे स्ट्रांग ओपोनेंट है। थोड़ी देर बाद डू केफई ने हल्का सा हाथ उठाकर क्राउड के सामने खड़ी एक वेल्ड फिगर की तरफ पॉइंट किया। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के युनची और हुआफेई। शाओयान ने उन दोनों को देखकर हल्का सा स्माइल किया, लेकिन पता नहीं क्यों शाओयान को एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और युनची से थोड़ी हॉस्टिलिटी फील हो रही थी, जबकि हुआफेई और तनचैन के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और लाइकिंग थी। शाओयान, इसकी स्ट्रेंथ फिर से काफी इंप्रूव हो गई लगती है। हुआफेई ने शाओयान को देख लिया था और उसे ग्रीट करना चाहता था, लेकिन युनची को अपने पास देखकर उसने अपना थॉट सप्रेस कर दिया। सभी कंटेस्टेंट्स का स्वागत है। अगले ही मोमेंट एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन धीरे धीरे अपीयर हुआ और सामने खड़े डजन्स लोगों से बात की। नाइफ फोर्जिंग थंडर वैली का सोल। लियो किंग ने ओल्ड मैन को देखकर भौएं सिकोड़ ली। उसे उसके अंदर से एक टायरेनिकल प्रेशर फील हो रहा था। वंडरलैंड सोल, ये आदमी बिल्कुल सिंपल नहीं है, किसी ने हेल्पलेस टोन में कहा। सब लोग चुप हो गए और ओल्ड मैन के अनाउंसमेंट का वेट करने लगे। आज सेकंड स्टेज है, सोल कंपटीशन का दिन। मैं नाइफ फोर्जिंग थंडर वैली का सोल हूं और इस कंपटीशन का इंचार्ज भी। मेरा नाम लई है। सीनियर लई है, क्या आप कंपटीशन स्टार्ट कर सकते हैं? अगले ही मोमेंट युनची ने अपने लिप्स हल्का सा हिलाया और बोला। ऑब्वियसली वो इतना बोरिंग वेट करके इरिटेट हो चुकी थी। लगता है छोटी डॉल बहुत इंपेशेंट है। लेकिन कंपटीशन शुरू होने से पहले मैं सबको एक एडवाइस देना चाहता हूं। सोल कंपटीशन में तलवार की कोई आंख नहीं होती। अगर कोई अपना ओरिजिन लूज कर दे या कंपटीशन में फॉल हो जाए तो वो समझ में आने वाली बात है, इसलिए सब लोग अच्छी तरह सोच लें। लई हे ने एक ओल्ड और कनिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये आदमी, सोल कंपटीशन इतना डेंजरस है, शायद हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ थर्ड स्टेज के लिए सेव कर लेते हैं। अगर सेकंड स्टेज में फेल हो गए तो फ्यूचर अचीवमेंट्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स जिनकी सोल पावर फेरीलैंड लेवल तक नहीं पहुंची थी, डर के साथ बातें करने लगे। अगर डिसीजन हो गया है तो मेरे साथ आओ। ये कहकर लई हे का बॉडी सडनली मूव हुआ। व्हाइट ट्रांसपेरेंट सोल पावर रिपल्स की तरह स्प्रेड हुई और उसके अराउंड रैप हो गई। फिर एक स्पेस चैनल बन गया। चलो अब असली स्ट्रांग लोगों का ड्यूएल होगा, लियो किंग ने स्माइल के साथ कहा और बिना किसी फियर के चारों सीधा उस चैनल में जंप कर गए। कितना बड़ा अरीना है। स्पेस पैसेज के अंदर एंटर करते ही शाओयान और बाकी सब ने देखा कि उनके सामने 1000 मीटर रेडियस का एक ह्यूज अरीना अपीयर हुआ। अरीना को डैजलिंग सोल पावर ने आइसोलेट कर रखा था, जैसे एक नेचुरल बैटलफील्ड हो। ऑब्वियसली यही कंपटीशन का वेन्यू था। अब सेकंड स्टेज का सोल टेस्ट ऑफिशियली शुरू होता है। सभी कंटेस्टेंट्स आगे आकर लॉट्स ड्रॉ करें। जिनकी सोल पावर वंडरलैंड से नीचे है वो राइट साइड में लॉट्स ड्रॉ करें और जिनकी सोल पावर वंडरलैंड में है वो लेफ्ट साइड में। इस बैटल को 2 वॉर जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। फेरीलैंड से नीचे और फेरीलैंड के ऊपर दोनों ही अलग अलग जोन्स होंगे। फेरीलैंड से नीचे से 5 प्रमोशन स्पॉट्स होंगे और फेरीलैंड के ऊपर से भी 5 प्रमोशन स्पॉट्स के लिए कंपटीशन होगा। शुरू करो। लई हे की फायरी वॉइस पूरे अरीना में गूंजी। आखिर स्टार्ट हो ही गया। शाओयान ने हल्की सी स्माइल की, फिर तीनों लड़कियों से अलग होकर अपनी साइड लॉट्स ड्रॉ करने चल दिया। यू रानरान और लियो किंग की सोल पावर फेरीलैंड के क्लोज थी, लेकिन अभी तक फेरीलैंड तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उन्हें राइट साइड में लॉट्स ड्रॉ करना था। डू केफई तो बस कंपटीशन देखने आई थी। चाहे सेकंड स्टेज में सिर्फ डजन्स लोग ही क्यों ना हो, लेकिन सोल पावर के बैटल्स बहुत ही स्पेक्टैकुलर होने वाले थे। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1339, थंडर मीन्स। सीनियर सिस्टर इधर। हुआफेई ने युनची से कहा। बाहर के लोग नहीं जानते थे, लेकिन हुआफेई जानता था। उसका और युनची का मास्टर अभी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। तनचैन, जो उसके मास्टर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं और एसोसिएशन के काम संभालते हैं, लेकिन उनका प्रेसिडेंट युनची के साथ रहने और उसे अगला सक्सेसर बनाने पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एसोसिएशन के कई कामों की उससे परवाह नहीं होती, इसलिए नेचुरली युनची को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ सिर्फ 10 लोग ही हैं। अगले पल जब सबने 2 वुडन बॉक्सेस देखे तो वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि राइट वाले वुडन बॉक्स के पास सिर्फ वही लोग खड़े थे जिनकी सोल पावर फेरीलैंड तक पहुंच चुकी थी। वहां सिर्फ 10 लोग ही थे। राइट साइड के इन 10 लोगों की सोल पावर फेरीलैंड तक पहुंच चुकी है, इसलिए ये लोग सीधा टॉप 5 के लिए compete करेंगे, और जो 76 लोग फेरीलैंड तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए अलग कंपटीशन होगा। कोई ऑब्जेक्शन? लई हे ने धीरे से कहा, जब सबको 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर बाकी लोगों ने तुरंत उन 10 लोगों की तरफ जलन भरी नजर से देखा। आखिर इतनी कम उम्र में फेरीलैंड सोल तक पहुंचना भविष्य में अनलिमिटेड अचीवमेंट्स का संकेत था। अरे, क्या ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन की फेमस युनची नहीं है? आज देखने पर पता चलता है कि इसकी सोल पावर सच में हमारी यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रांग है।
थोड़ी देर बाद उन 10 लोगों में से एक आदमी ने युंची को देखा और बोला। उसकी आंखों में एक हल्की सी अजीब सी फ्लक्चुएशन उभर रही थी जो आम लोगों को महसूस नहीं होती। शू फैमिली के लोग, अपना मुंह बंद रखो वरना मुंह से निकली बात मुसीबत बन सकती है। हुआ फे ने उस आदमी की तरफ कैजुअली देखा। उसने महसूस किया कि उस आदमी की सोल पावर ज्यादा से ज्यादा हाफ स्टेप फेरीलैंड है। ऐसी स्ट्रेंथ से वो उनका सामना नहीं कर सकता था। तुम वही हो ना जिसने फर्स्ट स्टेज में पास्टोरल को हराया था? मुझे तो तुम में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। लेकिन सोल पावर की बैटल फाइटिंग जिकी जैसी नहीं होती। अगर हार जाओ तो तुरंत सरेंडर कर लेना, वरना फर्स्ट स्टेज चैंपियन होने की इज्जत भी चली जाएगी। उस आदमी ने गुस्से में शाओ यान को प्रोवोक किया। सीनियर, यहां कुछ भी करना रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ना? शाओ यान ने शू फैमिली के आदमी की बात इग्नोर करके सीधा लई हे की तरफ देखकर पूछा। अगर तुम्हारे पास काफी पावर है तो रूल्स तुम्हारी तरफ झुक सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सोल टेस्ट है, दूसरी पावर्स का कोई फायदा नहीं। लई हे ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। वो भी देखना चाहते थे कि फर्स्ट स्टेज चैंपियन बनने वाले इस लड़के की सोल पावर कितनी स्ट्रांग है। आखिर इस लड़के को खुद वैली के ओनर ने स्पेशल ध्यान देने को कहा था। अगर ऐसा है तो हुआंग क्वन त्यानवू। अगले ही पल शाओ यान की बॉडी से एक पावरफुल सोल अटैक निकला जिसमें डैजलिंग सोल फ्लक्चुएशंस थीं। वो सीधा शू फैमिली के आदमी की तरफ गरजता हुआ चला गया। उसकी अटैक स्ट्रेंथ आम फेरीलैंड सोल पावर हाउस से भी ज्यादा थी। ये वाकई ताई शू रेल्म में पहुंच चुका है। युंची के वेल के नीचे छिपा चेहरा थोड़ा सा हिल गया। शाओ यान का पावरफुल सोल अटैक देखकर उसे भी डर महसूस हुआ। स्पिरिचुअल पैलेस? ये कैसे पॉसिबल है? शू फैमिली का आदमी जिसका अभी शाओ यान से झगड़ा हुआ था, उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने तुरंत अपनी सोल पावर एक्टिवेट करके डिफेंस बनाया। लेकिन शाओ यान की सोल पावर वॉइड रेल्म तक पहुंच चुकी थी, जबकि उस आदमी की सोल पावर सिर्फ हाफ स्टेप फेरीलैंड थी। दोनों के बीच का गैप बहुत बड़ा था। क्रैश! हुआंग क्वन के गुस्से से बनी सोल अटैक सीधा उस आदमी के डिफेंस को तोड़कर उसके सर पर जोर से लगी। आह! एक तेज चीख पूरे अरीना में गूंज उठी। सही हुआ, सिर्फ हाफ स्टेप फेरीलैंड सोल पावर के साथ इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, ये तो होना ही था। अरीना में मौजूद लोग एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि शाओ यान ने पास्टोरल को क्यों हरा दिया था। अब काफी शांति हो गई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सब एक साथ आ जाओ। शाओ यान ने कंधे उचकाकर बाकी कंटेस्टेंट से कहा। उसकी आवाज में एरोगेंस साफ महसूस हो रहा था। ये आदमी बहुत एरोगेंट है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर हमसे बहुत ज्यादा है। छोड़ो। अरीना कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सब लोग चुपचाप लॉर्ड्स ड्रॉ करने लगे और कंपटीशन के लिए रेडी हो गए। सबसे पहले टॉप 5 का कंपटीशन होगा, उसके बाद टॉप 5 और टॉप 10 के बीच बैटल होगी। टॉप 5 कंपटीशन का पहला मैच शाओ यान वर्सेस लेंग हनयान। लई हे की आवाज अरीना में गूंज उठी। तुम दोनों अगर रेडी हो तो अरीना में एंटर करो। शाओ यान और लेंग हनयान को आगे बढ़ते देखकर लई हे ने कहा। क्रैश! दोनों ने एक दूसरे को सल्यूट किया और फिर सीधा अरीना में जंप कर गए। यही असली बैटलफील्ड था सोल पावर कॉन्टेस्ट का। लई सिंह लेंग फैमिली की लेंग हनयान, कृपया गाइडेंस दें। शाओ यान के सामने खड़ी लड़की ग्रे स्कर्ट पहने हुए थी। उसका फिगर काफी अच्छा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा हुआ फाइटिंग इंटेंट जहरीली सांप की तरह ठंडा और खतरनाक था। शाओ यान, कृपया गाइडेंस दें। शाओ यान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सोल ऑफ द स्पिरिट पाइथन। अगले ही पल लेंग हनयान ने अपनी सोल रेल्म की पावर एक्टिवेट की और उसके सामने कई 100 मीटर लंबी एक जायंट पाइथन बन गई। उस पाइथन से एक भयानक आवरा निकल रहा था और उसकी नज़र सीधा शाओ यान पर टिकी हुई थी। अगर ऐसा अटैक सीधा लग जाता तो कोई भी तुरंत सीरियसली इंजर्ड हो सकता था। सोल पावर भी फाइटिंग जिकी जैसी ही होती है। तुमने अपने सोल रेल्म में ऑलरेडी स्पिरिचुअल पैलेस कंडेंस कर लिया है, बस सोल पावर को मोबिलाइज करके उसे शेप देनी होती है, तब तुम सोल पावर से लड़ सकते हो। इसी वक्त सोल ईटर की आवाज धीरे से शाओ यान के दिमाग में सुनाई दी। शाओ यान की करंट सोल पावर नेचुरली बहुत टेरिफाइंग थी। पूरे अरीना में अगर सिर्फ सोल पावर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो शाओ यान टॉप 3 में आ सकता था, लेकिन सोल पावर पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि शाओ यान उसे फ्रीली यूज कर सकता है। अभी तक शाओ यान सोल पावर का यूज सिर्फ एक्सप्लोरेशन, मेमोरी एक्विजिशन और सोल अटैक्स के लिए करता था, लेकिन सोल पावर को शेप देकर लड़ने के मेथड से उसका ज्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ था। छोड़ो। सोल फायर टाइगर। अगले ही पल शाओ यान ने भी लेंग हनयान की तरह सोल पावर को शेप दिया, लेकिन उसने एक लाल आग से जलता हुआ सोल फायर टाइगर क्रिएट कर दिया। जब ये सोल पावर से बना फायर टाइगर सामने आया तो वहां मौजूद सब लोग तुरंत हैरान रह गए।
Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 1340, Soul Skill। ये आदमी सिर्फ विंडेक्टिव एनर्जी का यूज़ ही स्किल्ड तरीके से नहीं करता, बल्कि सोल पावर का कंट्रोल और यूज़ भी इतना टेरिफाइंग है। मैं उसके बराबर नहीं हूँ। अरीना में शाओयान को देखते हुए हुआ फे ने धीरे से सिर हिला दिया। ये साफ था कि शाओयान का सोल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड उसकी पहुंच से बाहर था। इस आदमी की सोल स्ट्रेंथ कम नहीं है। अगर तुम उसका सामना करोगे तो शायद एक फियर्स बैटल होगी। युनची, जो वेल के नीचे छुपी हुई थी, ने भौं में सिकोड़ कर कहा। जब दोनों बात कर रहे थे तब अरीना में बैटल और भी इंटेंस होती जा रही थी। दो इनविजिबल सोल फ्लक्चुएशंस अचानक टकरा गईं और अरीना में एक तेज हवा का झोंका बन गया। पूरा अरीना एक एक्सट्रीमली डेंजरस स्मेल से भर गया। इस आदमी की सोल पावर गहरे समुद्र की तरह अनफैदमेबल है। लगता है हमें जल्दी ही फाइट खत्म करनी होगी। अपनी स्पिरिट पाइथन को कंट्रोल करते हुए लेंग हानियान की नज़र शाओयान पर टिक गई। पाइथन की सोल सबसे प्योर सोल पावर से बनी थी। उसका इनविजिबल बॉडी हल्का सा ट्रांसपेरेंट था और पूरी तरह लेंग हानियान की डेलिकेट बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन शाओयान का सोल फायर टाइगर भी कम पावरफुल नहीं था। सोल पावर और विंडिक्टिव फ्लेम्स के कॉम्बिनेशन से उसकी पावर दूसरे मेथड से काफ़ी ज़्यादा टायरैनिकल की। एक मूव में ही रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। शाओयान ने लेंग हानियान को देखते हुए धीरे से कहा, जो मुश्किल से उसकी सोल प्रेशर को सपोर्ट कर रही थी। दोनों की सोल पावर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और शाओयान का इस लड़की से कोई गहरी दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेंग हानियान ने ठंडी आवाज़ में कहा। अचानक और भी डैज़लिंग सोल पावर बाहर आई और इनविजिबल सोल पाइथन फिर से अपीयर हो गई। सोल ऑफ द विंड पाइथन। लेंग हानियान के मुंह से एक ठंडी आवाज़ निकली और तुरंत एक सायान हरिकेन पाइथन के बॉडी को पूरी तरह कवर कर गया। इस लड़की में कुछ स्ट्रेंथ तो है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी सोल पावर मेरे मुकाबले में बहुत कम है। शाओयान ने उस विंड पाइथन को देखकर थोड़ा सरप्राइज महसूस किया। ये अटैक फाइटिंग स्पिरिट और सोल पावर का कॉम्बिनेशन था। काफ़ी पावरफुल भी था, लेकिन शाओयान को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकता था। फ्यूरी ऑफ द फायर टाइगर। अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए शाओयान ने अपने जाइंट फ्लेमिंग सोल टाइगर को गरजने दिया। एक स्पेशल वेव के साथ वो धीरे धीरे पूरे अरीना में स्प्रेड होने लगा। इस आदमी के सोल स्किल्स भी वीक नहीं हैं। अब अरीना में मौजूद सब लोग समझ गए थे कि शाओयान का फर्स्ट स्टेज चैंपियन बनना कोई झूठ नहीं था। लगता है लेंग हानियान अब हारने वाली है। युनची ने दोनों को सोल पावर से लड़ते हुए देखकर धीरे से कहा और सिर हिला दिया। ये डिफीट बहुत जल्दी हो रही है। हुआ फे भी रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, बूम। सोल पावर की बैटल विंडिक्टिव एनर्जी की बैटल जैसी सिंपल नहीं होती। रिजल्ट अक्सर एक पल में डिसाइड हो जाता है। क्रैश। हर बार जब शाओयान का सोल फायर टाइगर मूव करता तो वो एक एक्सट्रीमली टायरैनिकल सोल शॉकवेव रिलीज करता, जो लेंग हानियान पर अटैक पड़ता। दूसरी तरफ लेंग हानियान की विंड पाइथन सोल सिर्फ मुश्किल से डिफेंड कर पा रही थी। सिचुएशन धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी। मैं हार गई। थोड़ी देर के कन्फ्रंटेशन के बाद लेंग हानियान ने शाओयान के इंक्रीजिंगली टेरिफाइंग सोल फायर टाइगर को देखकर धीरे से हार मान ली। उसे पता था अगर शाओयान ने अपना हाथ ना रोका होता तो वो अब तक बेहोश हो चुकी होती। एक्सेप्टेड। शाओयान ने हाथ हिलाया और तुरंत सोल फायर टाइगर डिसिपेट हो गया। ये बैटल उसने आसानी से जीत ली, लेकिन असली रीज़न सिर्फ ये था कि उसकी सोल पावर ओपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रांग थी। इस बैटल में शाओयान जीत गया और सक्सेसफुली टॉप 5 में एडवांस कर गया। अरीना में दोनों को देखकर ले है सीधा अरीना में आया और रिजल्ट अनाउंस कर दिया। लगता है शाओयान नाम का ये लड़का हमारे ईस्ट कॉन्टिनेंट के लिए एक रियल डार्क हॉर्स बनेगा। बिल्कुल, उसकी करंट सोल पावर देखकर लगता है सेकंड स्टेज में टॉप 5 में आना उसके लिए बहुत आसान है। कई लोग आपस में बात करने लगे। अगला मैच हुआ फे वर्सेस बायलैन। अगर तुम दोनों रेडी हो तो सीधा अरीना में जाओ, ओल्ड मैन लेहे ने कहा। यहाँ सेकंड स्टेज के सोल कंपटीशन में सिर्फ 10 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये वो 10 लोग थे जिनकी सोल पावर फेरी लैंड तक पहुंच चुकी थी। जो भी अपने ओपोनेंट को हरा देगा वो सीधा टॉप 5 में प्रमोट हो जाएगा। बाकी कंटेस्टेंट्स चाहे कितनी भी कंप्लेन करें, लेकिन फेरीलैंड सोल पावर खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती थी, इसलिए वो सिर्फ चुपचाप गुस्सा कर सकते थे। सीनियर सिस्टर, मैं जा रहा हूं। हुआ फे ने युनची की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर सीधा अरीना की तरफ उड़ गया। बायलैन, कृपया गाइडेंस दें। हुआ फे के सामने जो आदमी खड़ा था उसका अपीयरेंस डिग्निफाइड और मैस्कुलिन था। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वो किसी फेमस फैमिली से आया है। उसकी सोल पावर भी असली फेरीलैंड रियल में थी और अर्ली ताइसू स्टेज से एक कदम दूर थी। दोनों की सोल पावर लगभग बराबर थी।
हुआ फे ने वाइस प्रेसिडेंट तन चेन की ट्रू टीचिंग्स हासिल की हैं, उनका टॉप 3 में आना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। युनची ने हुआ फे के ओपोनेंट को देखकर धीरे से कहा। आखिर तन चेन भी लेचेंग के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक थे, उनके डिसिपल्स नेचुरली वीक नहीं हो सकते थे। बूम! जैसे ही दोनों अरीना में एंटर हुए वो हवा में बैठ गए और दोनों ने एक साथ आंखें बंद कर ली। फिर उनके सर के ऊपर डैजलिंग सोल फोर्स इकट्ठी होने लगी। साफ था कि दोनों अपनी सोल पावर से एक रियल कन्फ्रंटेशन करने वाले थे। सोल हैंडप्रिंट। अगले पल हुआ फे ने पहला अटैक लॉन्च किया। उसके पूरे बॉडी से इनविजिबल सोल फोर्स निकल रही थी। जैसे ही उसने रैपिडली हैंड सील्स चेंज किए, अरीना की सोल फोर्स एक स्पेशल ट्रेजेक्टरी में मूव करने लगी और सीधा बाय लैंड पर अटैक करने लगी। इस अटैक का मिस्ट्री इतना ज्यादा था कि इसे गार्ड करना बहुत मुश्किल था। क्या ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन की यूनिक सोल फोर्जिंग टेक्निक है? वाकई टायरानिकल है। अरीना में हुआ फे की सोल फोर्स हर जगह फैल गई थी और हर जगह डेंजरस फ्लक्चुएशंस आ रही थीं। बाय लैंड ने भौमे से कोड़कर कहा, सोल एबिलिटी नेदरलॉक। अगले पल बाय लैंड भी चुप नहीं बैठा। उसने जोर से गरजकर अटैक लॉन्च किया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरा अरीना एक शॉक्ड एटमॉस्फेयर से भर गया। किसी ने नहीं सोचा था कि बाय लैंड सोल स्किल्स का यूज करेगा। सोल स्किल्स का सिंपल मीनिंग है स्पेशल एनर्जी और स्पेल कास्टिंग का यूज करके अपनी मैसिव सोल पावर को कंप्रेस करना और इसे एक एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक में कन्वर्ट करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाय लैंड सोल स्किल्स यूज कर सकता है। लगता है ब्रदर हुआ फे को थोड़ा सफर करना पड़ेगा। वहां मौजूद एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देखने लगे। सबको पता था सोल स्किल्स कितनी टायरानिकल होती हैं। और बाय लैंड के इस मूव को देखकर शाओयान का एक्सप्रेशन भी बदल गया, क्योंकि बाय लैंड का जो सोल अटैक था वो बिल्कुल उसके खुद के सोल अटैक जैसा ही था।